जोहार, जयमुन निवासी। मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। भारत में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। इसके अलावा भी कई हज़ारों समस्याएँ भारत के लोगों की है। उसमें से एक सबसे बड़ी समस्या जो पिछले कुछ सालों से बहुत बड़े पैमाने पर उभर कर आ रही है और जिस पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही है, वो समस्या है बेरोज़गारी की। और ऐसे ही बेरोजगार लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुजन समाज के लिए काम करता है, बहुजन समाज के जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए काम करता है। उन लोगों से हम बात करेंगे। इसके अलावा युवा छात्र जो एक बड़ा वर्ग है जो आगे चलकर बेरोजगार बनने वाला है इस सरकार की नीतियों की वजह से, उसके भी प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। हमारे साथ राकेश गायकवाड़ जी है, जो कि भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक है। उनका मैं एमएन टीवी पर स्वागत करता हूँ। इसके अलावा हमारे साथ विक्की बेलखोड़े, जो भारतीय बेरोजगार मोर्चा के राष्ट्रीय सह-संयोजक हैं, उनका भी मैं एमएन टीवी की इस चर्चा में स्वागत करता हूँ। इन दोनों मान्यवरों का स्वागत करते हुए मैं विक्की बेलखोड़े से जानना चाहूँगा, क्योंकि वो राष्ट्रीय बेरोजगार मोर्चा के राष्ट्रीय सह-संयोजक हैं। तो आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या है? वो किस प्रकार से काम करता है? किन लोगों के लिए काम करता है? क्या भारत के बहुजन समाज के जो बेरोजगार लोग हैं, उनको रोजगार देने का काम करता है या आपके ऑर्गेनाइजेशन का कोई अलग मकसद है जिसको लेकर आप संगठन बना रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं? जी, धन्यवाद सर। मैं सर्वप्रथम तो एमएन टीवी विक्की जी, आपका माइक जो है म्यूट हो जिस गया, अनम्यूट प्रकार से कीजिए। जी, शुरू से बोलिए। जी सर, अभी आ रही है आवाज़? जी। मैं सबसे पहले तो एमएन टीवी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भारतीय बेरोजगार मोर्चा के इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन का उन्होंने दखल लिया और अपने टीवी पर दिखाने के लिए उन्होंने कार्यक्रम लगाया है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय बेरोजगार मोर्चा यह जो संगठन है, यह 2013 में बनाया गया संगठन है और इस जी। संगठन का जो मकसद है कि वर्तमान में जो देश में जो सरकार की नीतियों की वजह से जो सुशिक्षित है, युवा है, जो अपना टाइम, टैलेंट और मनी लगाकर एक डिग्री प्राप्त कर रहा है, वो पढ़ा लिखा वर्ग निर्माण हो रहा है, हायर प्रोफेशनल एजुकेशन प्राप्त कर रहा है। लेकिन उसको जो भविष्य है, उसका जो भविष्य है वह बेरोजगारी के तरफ ढकेला जा रहा है। तो इसलिए भारतीय बेरोजगार मोर्चा ऐसे लोगों की आवाज उठाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है और जो देश में एक पढ़ा लिखा जो वर्ग है, युवा वर्ग है, वो बहुत बड़ी तादाद में पाया जाता है, जो देश का भविष्य कहा जाता है। तो उनके हक और अधिकारों की आवाज उठाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर और लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय बेरोजगार मोर्चा काम करता है। जी, अभी आपने पिछले कुछ दिनों से भारतीय बेरोजगार मोर्चा के द्वारा एक आंदोलन खड़ा किया है, जिसके 2-4 चरण आपने घोषित किए हैं। बहुत सारे मुद्दे उसमें आपने लिए हैं। तो उसके बारे में बताइए कि आंदोलन क्या है? किस प्रकार का आंदोलन है? और उस आंदोलन का मकसद क्या है? जी सर, कि वर्तमान में जो कोरोना महामारी लगाई गई है, कोरोना महामारी आई है, उस जी। कोरोना महामारी से भी अगर खतरनाक अगर हमें देखने को कुछ चीज़ मिल रही है, तो वह है बेरोज़गारी। कि गए 1 साल से देश के 13 करोड़ युवाओं का रोज़गार खत्म कर दिया गया है और यह युवाओं का रोज़गार खत्म करने के बाद में एक सामूहिक आत्महत्या की तरफ समाज का सुशिक्षित युवा बेरोज़गार बढ़ते हुए जा रहा है। और इतनी समस्या के बावजूद भी कोई भी संगठन हो या कोई भी बड़ा एक नेता हो, इस हिटलर सरकार का विरोध करने के लिए वो सामने आते हुए नज़र नहीं आ रहा। इसलिए भारतीय बेरोजगार मोर्चा ने एक एक्शन प्लान बनाया है कि देश के युवाओं की आवाज बनने के लिए उनका राष्ट्रीय स्तर पर एक आंदोलन खड़ा करने के लिए यह 3 सूत्रीय कार्यक्रम निर्धारित भारतीय बेरोजगार मोर्चा ने किया था, जिसका जो पहला चरण है, इस सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए पहला चरण 8 मई 2021 को बड़ी तादाद में काली पट्टी निषेध आंदोलन के माध्यम से किया गया और ये सभी आंदोलन है, यह सोशल मीडिया पर करने का निर्धारण किया गया। ठीक जी। उस आंदोलन में बड़ी मात्रा में देश का जो सुशिक्षित युवा है, उसने सहभाग लिया और उस आंदोलन को सफल बनाया। और इस आंदोलन का जो दूसरा चरण था, वह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जो प्रतिमा है, उस प्रतिमा को जलाने का निर्णय लिया गया। तो इस निर्णय को लेने के पीछे का मकसद था कि
जिस प्रकार से वर्तमान में बेरोजगारी यह समस्या हमारी निर्माण हो रही है, इस समस्या का जो मुख्य कारण है वह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। मैं आपको एक जानकारी बताना चाहता हूँ कि बामसेप के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय वामन मेश्राम साहब, इन्होंने ईवीएम मशीन के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज किया था और उस केस का जो निर्णय लगा 8 अक्टूबर 2013 को कि ईवीएम मशीन से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता। तो इससे एक बात साबित होती है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होती है और गड़बड़ी कर कर आई हुई सरकारें वह सत्ता पर वह नियंत्रण करती है और ऐसी सरकारों को जो जनता है, जो बेरोजगार है, किसान है, महिलाएं है, देश के किसी भी मतदाता नागरिक के वोट का डर नहीं है क्योंकि उनके पास में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। तो यह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वह नाजायज कानून पारित कर कर हमारी समस्या को बढ़ाने का काम कर। तो भारतीय बेरोजगार मोर्चा ने यह निर्णय लिया कि क्यों ना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को जलाकर सरकार का और ईवीएम का विरोध करना चाहिए। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह इतना खतरनाक आंदोलन हुआ कि इस आंदोलन में आयु 60 से लेकर तो आयु विकी बेलखोड़े का संपर्क शायद टूट गया है। वो फिर से ज्वाइन करेंगे, उनकी आवाज भी नहीं आ रही है और वीडियो भी फ्रीज हो गया है। मैं राकेश गायकवाड़ आपसे जानना चाहूंगा कि क्या मुद्दे हैं आंदोलन के, क्योंकि आपका भी ऑर्गेनाइजेशन भारतीय बेरोजगार मोर्चा के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। एक साथ आपके सारी एक्टिविटी हो रही है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस प्रकार का ये आंदोलन है और आप किन मुद्दों के लिए ये आंदोलन किया जा रहा। सबसे पहले तो मैं एमएन टीवी और आपका मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने इस मुद्दे को उठाया और हमें यहाँ पर इनवाइट करके बोलने का मौका दिया। तो ये जो भारतीय बेरोजगार मोर्चा द्वारा राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन जो घोषित किया गया था, जिसमें संलग्न जो संगठन है भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, इसका पूरी तरह समर्थन और साथ सहयोग है। और जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे बहुत ही ज्वलंत मुद्दे हैं, क्योंकि जो एनएसएसओ की रिपोर्ट कहती है कि 2020 में 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी, तो ये चरम सीमा पर अभी पहुंच चुकी है। और इसमें लॉकडाउन भी जारी है और लॉकडाउन में कई करोड़ नौकरियां चली गई और अभी तक ये लॉकडाउन जारी है, तो कई और करोड़ नौकरियां जाने की संभावनाएं हैं। तो इसके ऊपर कोई भी पार्टी, कोई संगठन, कोई नेता इसके ऊपर आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है और कहीं ना कहीं भारतीय बेरोजगार मोर्चा द्वारा ये पहल की गई है, इसीलिए भारतीय विद्यार्थी मोर्चा द्वारा उसको पूरी तरह समर्थन किया जा रहा है। और जो विषय उन्होंने लिए हैं, जो मुद्दे उन्होंने लिए हैं इस आंदोलन के लिए, उसमें सबसे ज्यादा है कि जो बहुत सालों से जो नौकर भर्ती रुकी हुई है, कई सालों से जो बैकलॉग अभी तक रुका हुआ है, इसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगारी पढ़े लिखे युवाओं में अभी बढ़ गई है। और अगर आप एलएफपीआर यानी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अगर देखते हैं, तो ज्यादातर ये जो रेट है ये पढ़े लिखे युवाओं में ज्यादा है, पढ़े लिखे बेरोजगारों का ज्यादा है, क्योंकि नौकरियां ढूंढने के लिए बाहर जो निकलते हैं वो युवा निकलते हैं, पढ़े लिखे लोग ज्यादा निकलते हैं और पढ़े लिखे लोगों के लिए ही नौकरियां आज अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए उनमें जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो ज्यादा है और बेरोजगारी उनमें ही ज्यादा है। तो इसीलिए ये जो बैकलॉग है, ये बैकलॉग भर के लेना चाहिए सरकार ने। और इसके लिए जो शिक्षक भर्ती है, रेलवे भर्ती है, पुलिस भर्ती है, ये जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जो नौकर भर्तियां पिछले कई सालों से रोकी गई है, इसको शुरू किया जाए। दूसरा मुद्दा ये है कि प्राइवेटाइजेशन की वजह से बहुत सारे जो हमारे बहुजन विद्यार्थी हैं, वो नौकरियों से वंचित हो जाते हैं। तो प्रतिनिधित्व कहीं ना कहीं समाप्त किया जा रहा है, इसलिए प्रतिनिधित्व के तौर पर नौकर भर्ती लागू की जाए और प्राइवेटाइजेशन को हटाया जाए, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा इसमें लिया गया है। और जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, अगर उनके लिए कोई नौकरी अवेलेबल नहीं कराती है सरकार, तो कम से कम उनको रोजगार भत्ता प्रदान किया जाए। जैसे बहुत सारे जो G8 कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां पर बेरोजगार भत्ता वहां पर बेरोजगारों को दिया जाता है, पढ़े लिखे बेरोजगारों को। तो भारत में भी ये दिया जा सकता है, तो ऐसी योजना केंद्र सरकार ने लागू करनी चाहिए। और बहुत सारे ऐसे उन्होंने विषय लिए हैं, जैसे कि लैटरल एंट्री का एक और एक उसमें विषय है। तो लैटरल एंट्री के द्वारा जो है ये उसमें भ्रष्ट अधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं और विदाउट यूपीएससी करना ये कहीं ना कहीं असंवैधानिक मामला है, क्योंकि कलम 320 कहता है कि जो भी
केंद्र सरकार की जो भर्ती है या राज्य सरकार की भर्ती है वो केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के द्वारा ही की जाए, लेकिन उसको हटाते हुए ये लोग लैटरल एंट्री के द्वारा यानी पीछे के दरवाजे से वो लोग अधिकारियों को, डायरेक्टर्स को नियुक्त कर रहे हैं, जॉइंट सेक्रेटरीज को नियुक्त कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा गंभीर मामला है, जो कि इतने सारे जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, लगभग 1 से 2 करोड़ विद्यार्थी तैयारी करते हैं यूपीएससी के लिए, और उनमें भी अगर अगर लैटरल एंट्री के द्वारा अगर ऐसा अगर ये भर्ती हो रही है तो कहीं न कहीं उनके साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इसलिए इसके खिलाफ में आवाज उठाना बहुत जरूरी है, इसलिए आंदोलन किया जा रहा है। जी, आपने एक बात कही कि बैकलॉग बचा है, बैकलॉग सरकार भर्ती नहीं करती है। ये कुल मिलाकर अगर देश का बैकलॉग देखें तो 50 लाख के करीब बैकलॉग है, स्टेट और सेंटर की नौकरियां मिलाकर। इसमें भी सेंटर का जो हिस्सा है, सेंटर के साथ 7.5 लाख या 8 लाख तक नौकरियां बैकलॉग हो सकता है। इसके अलावा बचा हुआ जो बैकलॉग है वो सारा का सारा यानी कुल मिलाकर 40-45 लाख की नौकरियां जो है वो राज्य सरकारों की है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा आगे कि किस प्रकार से आप देखते हैं राज्य सरकार, राज्य की अलग-अलग सरकारें हैं, अलग-अलग पार्टियों की सरकारें वहां पर काम करती है। तो आपका आंदोलन केवल केंद्र सरकार के विरोध में है या राज्य सरकारों के विरोध में भी है? ये मैं आपसे आगे जानना चाहूंगा राकेश गायकवाड़ जी। लेकिन पहला जो सवाल विकी बेलखोड़े जी से हम जान रहे थे, हम चर्चा कर रहे थे कि आंदोलन किस प्रकार से होगा, वो हमें आंदोलन के चरणों के बारे में बात कर रहे थे। तो मैं विकी बेलखोड़े से जानना चाहूंगा कि आप कंटिन्यू करें, आपके आंदोलन के आगे के चरण जो है उसके बारे में हमें बताएं। माइक का अनम्यूट कीजिए, माइक पहले अनम्यूट कीजिए। जी सर, धन्यवाद। जो हमारा इसके बाद का जो आखिरी चरण होगा वह प्रतीकात्मक डिग्री जलाओ आंदोलन के माध्यम से 17 मई 2021 को किया जाएगा, यानी हाल कल। ही में। हाँ, यानी कि कल। और यह एक ऐतिहासिक आंदोलन होने वाला है कि डिग्री जलाकर, और डिग्री, प्रतीकात्मक डिग्री जलाने के पीछे का मकसद है कि जो यूनिवर्सिटियां है यह कांग्रेस और बीजेपी के आधार पर निर्धारित की हुई यूनिवर्सिटियां है, जिसके माध्यम से हमारे बच्चों को जो डिग्रियां दी जा रही है, यह डिग्रियां देने के बाद में किसी भी प्रकार से उसका उपयोग नहीं हो रहा है। वो केवल मात्र अलमारियों में रखने के और शो दिखाने के काम की रह चुकी है। तो ऐसी डिग्री के प्राप्त करने के लिए हमारे विद्यार्थियों ने जो अपना टाइम, मनी और जो टैलेंट लगाया है, वह लगाने के बावजूद भी अगर उसका अगर कोई रिफंडेबल अगर नहीं आता है, उसको किसी प्रकार से अगर नौकरियां नहीं मिलती है, तो यह कहीं ना कहीं यह उसके साथ में उस डिग्री को रद्दी बनाने का मामला है। और यह रद्दी बनाई हुई डिग्री को हम विरोध प्रदर्शन के माध्यम से उसका प्रतीकात्मक स्वरूप निकालकर हम उसे जलाने की तैयारी कर रहे हैं। और वह आंदोलन कल दिनांक 17 मई 2021 को बड़ी तादाद में सफल होने वाला है। जी बिल्कुल। राकेश गायकवाड़ जी, मेरा जो सवाल जी। था कि आपका ये आंदोलन अभी देश भर में है, तो जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार के विरोध में आप ये आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन जी। राज्य सरकारों की भी अलग-अलग नौकरियां हैं, जैसे मैंने पहले ही कहा कि 40-42 लाख के करीब जो बैकलॉग है वो राज्य सरकारों का है। सेंटर का बैकलॉग हो सकता है 7, 7.5 या 8 लाख तक हो, लेकिन बाकी जो बचा हुआ है वो सारा का सारा राज्य सरकारों का है। और हर राज्य में अलग-अलग पार्टियों की सरकारें हैं। अभी जो सरकारें बनी है, 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, तो क्षेत्रीय जो दल है वहां के, उनकी सरकारें हैं। तो क्या आपका आंदोलन केवल केंद्र सरकार के विरोध में है या इन राज्य सरकारों के विरोध में भी आपका आंदोलन है, या इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? जहाँ पे रोजगार का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा ये केंद्र और राज्य दोनों से जुड़ा हुआ है। ये केवल केंद्र से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं। तो जैसे कि आपने कहा कि केंद्र और राज्य मिलके लगभग 50 लाख का ये बैकलॉग हो जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं और ज़्यादा है, क्योंकि इसके बारे में आरटीआई डालने के बाद इस पर खुलासा किया जा सकता है कि कितने अभी क्षेत्र बाकी हैं जहाँ पर नौकर भर्तियाँ अभी तक हुई नहीं है। तो ये सारी बातें हैं। और राज्य सरकार के संदर्भ में बात रखना चाहूँगा कि वहाँ पर भी बहुत बड़ा बैकलॉग अभी तक भरना बाकी है। क्योंकि कहीं न कहीं ये बेरोज़गारी जो बढ़ रही है, ये केंद्र सरकार में तो है, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा ज़्यादा बढ़ाई जा रही है, ऐसा मेरा आरोप है। क्योंकि राज्य सरकार में जितने शेष अभी तक बाकी है, जितना बैकलॉग अभी तक बाकी है, वो जी। बैकलॉग को ज़ाहिर नहीं किया जाता है।
और जाहिर ना करने की वजह से उसके संदर्भ में जो भी आर्टिकल्स होते हैं या भर्ती के संदर्भ में जो भी जाहिरात होती है, वो जाहिरात वो लोग मुहैया नहीं करवाते हैं। और इसीलिए बहुत सारे विद्यार्थियों को इसके बारे में कल्पना ही नहीं है कि कितने सारे अभी जॉब्स अवेलेबल हो सकते हैं। तो इसीलिए मुझे ऐसा कहना है कि राज्य सरकार के खिलाफ में भी ये आंदोलन है। और लगभग भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का जहां तक नेटवर्क है 22 राज्यों में, तो 22 राज्यों में हम लोग ये राज्य सरकार एज वेल एज केंद्र सरकार के खिलाफ में आंदोलन हम लोग चला रहे हैं। जी, विक्की बेलखोड़े जी, अगला सवाल मेरा आपसे है कि इस प्रकार के आंदोलनों से क्या सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है? क्या सरकार को इस अपने बात मनवाने के लिए ये इस आंदोलन के द्वारा कहा जा सकता है, ऐसा मुमकिन है? ऐसा कोई उदाहरण या ऐसा कोई आपका पहले का अनुभव रहा है? जी सर, एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ही हमने ये भारतीय बेरोजगार मोर्चा के आंदोलन की घोषणा की थी, तो इसमें हमने ज्यादा जो हमारा मैनिफेस्टो है उसमें हमने बेरोजगारी भत्ता प्रदान कराने के ऊपर में ज्यादा हमने फोकस किया था। और यह जो 2 चरण का आंदोलन है, वो काली पट्टी निषेध आंदोलन और ईवीएम मशीन की प्रतिमा जलाओ आंदोलन का जो दबाव तंत्र सरकार पर जो निर्माण हुआ, जिसके कारण मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ कि 12 दलों की जो विपक्षी दल है, 12 पार्टियों का, उन्होंने सरकार के सामने ये प्रस्ताव रखा है कि देश के सुशिक्षित युवाओं को, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम जो जनसमर्थन प्राप्त कर रहे हैं इस समाज व्यवस्था में युवाओं का, विद्यार्थियों का और बेरोजगारों का, उसका एक दबाव तंत्र निर्माण हो रहा है, जिसके कारण विरोधी जो पार्टियां हैं उनको भी इसकी जानकारी हो रही है और वह इस हमारे आंदोलन को वहां पर रख रही है। और जी, आपको बिल्कुल। जी जी, जी, बोलिए। जी और इसके अलावा मैं काफी सारे उदाहरण देना चाहता हूँ कि हम हर समय भारतीय बेरोजगार मोर्चा के माध्यम से हम इस प्रकार के आंदोलन चलाते हैं। हमने हाल ही में लास्ट मंथ में महाराष्ट्र में नौकर भर्ती के लिए आंदोलन चलाया था कि वहां पर जो बैकलॉग है उसे तुरंत भरा जाना चाहिए, जिसके माध्यम से महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी आरोग्य भर्ती का जो अभी नया 2 दिन पहले जी आ रहा है कि अभी आरोग्य भर्ती को शुरू किया जाना चाहिए, होने वाला है। तो ऐसे काफी सारे उदाहरण हैं जिसके माध्यम से भारतीय बेरोजगार मोर्चा के आवाज को जो जनसमर्थन और युवाओं का सहयोग और सहभाग मिलता है, उसके कारण एक सरकार पर दबाव तंत्र बनते हुए नजर आ रहा है। जी, राकेश गायकवाड़ जी, आपने ज़िक्र किया लेटरल एंट्री का, उसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि यूपीएससी की कई लाख या 1-2 करोड़, जैसा आपने कहा कि पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बना देते हैं कि हमें यूपीएससी क्रैक करनी है, हमें आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईआरएस बनना है। और लैटरल एंट्री का एक मुद्दा सामने आया है कि सरकार पीछे के दरवाजे से यूपीएस की जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, उस पूरी प्रोसीजर को बाईपास करते हुए अपने मनचाहे लोगों को, निजी क्षेत्र के लोगों को वहां पर सचिव हो या जॉइंट सेक्रेटरी हो, उस पद पर बिठा रहे हैं। तो ये जो लाखों लोग या करोड़ों विद्यार्थी, करोड़ों युवा छात्र जो है वो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उनकी तरफ से किसी प्रकार का विरोध होता हुआ इस मामले में, खासकर लेटरल एंट्री की बात करें तो वो विरोध होता हुआ दिखाई नहीं देता है। क्या कारण है कि विरोध नहीं हो रहा है और आपकी तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? सबसे पहले तो लैटरल एंट्री का जो मुद्दा है ये जी, 2019 में लाया गया। और 2019 में चर्चा में लाने के बाद लगभग 10 जॉइंट सेक्रेटरीज को लैटरल एंट्री के द्वारा नियुक्त करने की बात केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। और उसी के तहत 8 जॉइंट सेक्रेटरीज को उन्होंने नियुक्त किया भी 2019। और अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा ही एक नया उन्होंने एक आगे एक बात रखी है कि लगभग 3 डायरेक्टर्स और 3 जॉइंट सेक्रेटरीज और 20 डायरेक्टर्स की नियुक्ति जो है, ये अभी वो लोग करने वाले हैं। ये 17 मार्च की ये खबर है, 17 मार्च की न्यूज़ है कि ऐसा उन्होंने कहा है कि अभी लैटरल एंट्री के द्वारा लगभग 3 जॉइंट सेक्रेटरीज और 20 डायरेक्टरीज को वो अभी नियुक्त करने वाले हैं। तो इसके खिलाफ में जो यूपीएससी जो एस्पिरेंट्स होते हैं या जो पढ़ाई करने वाले छात्र हैं, ऐसा नहीं कि उनमें वो जागृति नहीं है, क्योंकि वो लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पढ़ाई करते हैं, तो जाहिर-सी बात है उनमें वो जागृति है, उनको पता है लैटरल एंट्री क्या है। और लैटरल एंट्री से प्रतिनिधित्व को समाप्त किया जा रहा है, प्रतिनिधित्व को खत्म किया जा रहा है।
ये बात वो लोग भी जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि उन यूपीएससी जो तैयारी करने वाले जो छात्र हैं, उनका कोई राष्ट्रीय स्तर का संगठन नहीं है। राष्ट्रीय स्तर का वो लोग, उनका कोई संगठन नहीं है और वो केवल एक छात्र हैं और एकेडमिक एजुकेशन ले रहे हैं। तो इसलिए ये आंदोलन किस प्रकार चलाया जाना चाहिए, आवाज किस प्रकार उठाई जानी चाहिए, ये सबसे पहला मुद्दा बनता है कि उनके पास कोई राष्ट्रीय संगठन नहीं है। दूसरा, मीडिया के द्वारा एक्चुअल में ये सवाल उठाया जाना चाहिए था लैटरल एंट्री को लेकर, पर मीडिया जो है ये मीडिया ब्राह्मण बनियों की मीडिया है और इसीलिए कहीं न कहीं वो उनके फेवर में न्यूज़ दिखाती है और ये जो लैटरल एंट्री का जो मुद्दा है, ये एससी, एसटी, ओबीसी के छात्रों को वंचित करने के लिए लाया गया मुद्दा है। तो इससे कहीं न कहीं विदाउट यूपीएससी यानी असंवैधानिक मामले से 320 कलम को वो लोग क्रॉस करके वो लोग डायरेक्टली वो लैटरल एंट्री से भर्ती कर रहे हैं। ये असंवैधानिक मामला है और इससे एससी, एसटी, ओबीसी के छात्रों को पूरी तरह बॉयकॉट किया जा रहा है। तो इसीलिए जो लाखों करोड़ों लोग जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, वो कहीं न कहीं उनके भविष्य के साथ ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। तो मुझे ऐसा नहीं, लगता उनका है कि मुझे ऐसा जो लगता यूपी है कि हाँ जी, जी। जो तैयारी करने वाले जो छात्र हैं, उन्होंने केवल एकेडमिक एजुकेशन ना लेते हुए उन्होंने ये जो उनकी समस्या है, ये एक सोशल समस्या है, एक सामाजिक समस्या है, क्योंकि वो केवल अकेले नहीं है इस देश में। तो उन्होंने ये बात को समझना चाहिए कि ऐसे बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो उन लाखों करोड़ों लोगों ने इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है और एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन उसके खिलाफ में तैयार करना बहुत ज़रूरी है और मेरा इसके मेरा लिए यही भारतीय सवाल है। हाँ, हाँ, मेरा यही सवाल है कि वो उनके पास अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन वो जानते हैं कि किस प्रकार से सरकार काम कर रही है या किस जी, प्रकार से उनको अपने अधिकारों से वंचित करने का काम सरकार कर रही है। तो भारतीय बेरोजगार मोर्चा है, मैं विकी बेलखोड़े से भी जानना चाहूँगा और आपसे भी क्योंकि वो आपके विंग के छात्र लोग माने जाएँगे जो चूँकि वो विद्यार्थी है या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, युवा मोर्चा के द्वारा क्या कुछ प्रयास उनको जोड़ने के लिए या उनको इस आंदोलन में शामिल करने के लिए किए जा रहे हैं? जी, ज़रूर किए जा रहे हैं। पिछले लगभग 8 से 9 सालों में जो स्पर्धा परीक्षा की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं, उनको जोड़ने के लिए एक पहली बात तो बहुत बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। लैटरल एंट्री को लेकर भी हमने बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था और लैटरल एंट्री को बंद किया जाए, ये हमने ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा हमने हर हर तरह के अधिवेशनों में लगाया, हर तरह के कार्यक्रमों में हमने लिया। जिस तरीके से लैटरल एंट्री का मुद्दा है, नौकर भर्ती लागू करो का मुद्दा है या फिर जो प्राइवेटाइज़ेशन है इसको खत्म किया जाए। ऐसे बहुत सारे मुद्दों को लेकर हमने आंदोलन भी चलाया और हमारे प्रोग्राम में उस विषयों को हमने इंक्लूड भी किया। और उन लोगों को जोड़ने के लिए सोशल मीडिया द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है। हमने इसके लिए बहुत सारे ग्रुप्स तैयार किए हैं, हमने टेलीग्राम चैनल्स हमने तैयार किए हैं और फिज़िकली भी जो स्पर्धा परीक्षा के जो तैयारी करने वाले छात्र हैं, उनकी जो अभ्यासिका होती है, वो जहाँ पर वो तैयारी करते हैं, उनके हॉस्टल्स होते हैं, वहाँ पर भी विज़िट हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही है और उनको तैयार करके उनको जोड़ने का काम भारतीय विद्यार्थी मोर्चा द्वारा किया जा रहा है। विकी बलखोड़े जी, 2 सवाल हैं। एक तो ये सवाल कि जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं, उनको जोड़ने के लिए या उनको इस आंदोलन में शामिल करने के लिए भारतीय बेरोजगार मोर्चा के द्वारा क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, ये एक सवाल है। और दूसरा मेरा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इस महामारी में जब सरकार लोगों को जो ज़रूरतमंद है, उनको ऑक्सीजन मुहैया नहीं करा रही है, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको रोजगार देने के काम सरकार करेगी? दोनों अ, सवालों के जवाब दें। जी सर, मैं पहले सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि वर्तमान में जो भारतीय बेरोजगार मोर्चा से जो आंदोलन चल रहा है, तो इस बात को भी ध्यान में रखा जा रहा है कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए देश में लॉकडाउन लगाया गया है और लॉकडाउन लगाए जाने के बाद में हम इस आंदोलन को एक प्राधान्य दे रहे हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी सोशल मीडिया को लेकर और उस सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले जो छात्र है, छात्राएं हैं, इन सभी तक जो उनके सोशल मीडिया के ग्रुप्स होते हैं, उनकी सोशल मीडिया के अदर एक्टिविटीज होती है, उस माध्यम से हम उनके साथ में संपर्क और समन्वय बनाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं और ये हमारा सभी जगह पर कार्य चल रहा है। साथ में पर्सनल कॉलिंग के माध्यम से इस आंदोलन की गंभीरता और उनके साथ में होने वाला जो षड्यंत्र है, यह समझाने का भी काम भारतीय बेरोजगार मोर्चा के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे
उनका आने वाले आंदोलन में बड़ी तादाद में जनसमर्थन और सहभाग होगा, जिससे हम एक इस सरकार के ऊपर में दबाव तंत्र बनाने में कामयाब हो सकते हैं। मेरा दूसरे सवाल का जवाब यह है कि जो सरकार वर्तमान में जो आवश्यक जिन लोगों को जो चीजें मिलना चाहिए वह देने को अगर तैयार नहीं है, तो वह हमारी मांगों को किस प्रकार वह करेगी, इसके ऊपर में एक संदेह है। और हमें सरकार के चरित्र पे ऊपर बहुत बड़ा संदेह है कि जो सरकार इस केंद्र की सरकार में चुनकर आई, जिसने वादा किया था कि हम 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे, लेकिन ऐसा होते हुए नजर नहीं आया। इसी सरकार ने 2 लाख लोगों को भी रोजगार नहीं दिया। उल्टा इन लोगों ने 1 साल में कोरोना महामारी की वजह से कई करोड़ नौकरियां हमारे जो लोग थे उनकी खत्म कर दी गई। तो यह भी एक प्रश्न उपस्थित होता है, काफी महत्वपूर्ण आपने प्रश्न किया है कि रोजगार देने के अलावा यह तो रोजगार छीनने का कार्यक्रम कर रही है। तो हमें हमारा सरकार के ऊपर में यह काफी सारा संदेह है। लेकिन हमारी मुख्य मांग है कि अगर वह हमारी इस रोजगार से संबंधित मांगों को अगर नहीं मानते हैं, तो वह अल्टरनेटिव हमें जो बेरोजगारी भत्ता है, वह बेरोजगारी भत्ता किसी भी परिस्थिति में हमें प्रदान किया जाए। अगर ऐसी सरकार इस प्रकार से अगर कुछ नहीं करती, तो आने वाले समय में भारतीय बेरोजगार मोर्चा के माध्यम से इससे भी एक उग्र आंदोलन की तैयारी की जाएगी, जिससे हम सरकार को केंद्र सरकार से गिराने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे और हम आंदोलन करेंगे। एक आखिरी सवाल दोनों से है। आपने भी इसका जिक्र किया है कि अभी महामारी का समय है और कुछ फेडरल लॉकडाउन तो नहीं है, लेकिन कुछ राज्यों में लॉकडाउन जैसी परिस्थिति या लॉकडाउन जैसी पाबंदियां है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, दिल्ली की बात करें, शायद पंजाब हरियाणा में भी, राजस्थान में भी ये परिस्थिति है, केरल में वहां पर लॉकडाउन है। तो लॉकडाउन की परिस्थिति में बहुत बड़े पैमाने पर जो युवा छात्र है, जहां आप जैसे आंदोलनकारी लोग हैं, वो सोशल मीडिया पर निर्भर है, सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा पैमाने पर वो उपयोग और प्रयोग कर रहे हैं। क्या इस आंदोलन के लिए, ये जो अभी आपका आंदोलन चल रहा है, फिर चाहे वो निषेध आंदोलन हो या ईवीएम जलाओ आंदोलन हो या कल होने वाला जो डिग्री जलाओ आंदोलन है, उसके लिए आपने क्या कुछ अभी तक सोशल मीडिया पर प्रयास किए हैं और किस प्रकार से आपने ये कैंपेन चलाया? जी सर। मैं सर्वप्रथम तो पहले ये बताना चाहूँगा कि हम इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए हमने ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी जो सोशल मीडिया है, जो हमारे युवा जिसका उपयोग करते हैं, हमने उसको सबसे पहले हथियार बनाया। और जो पहला हमारे चरण का आंदोलन था कि काली पट्टी निषेध आंदोलन, तो उसमें हमने ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंड चला था, ब्लैक बैंड प्रोटेस्ट करके। तो वह ट्रेंड इतना जबरदस्त बूम किया गया कि ट्विटर इंडिया के माध्यम से हमारे काफी सारे लोगों को उसका प्रतिसाद भी मिला और हमें अच्छा समर्थन भी मिला। साथ ही हमने गए साल भी भारतीय बेरोजगार मोर्चा के माध्यम से एक ट्रेंड चलाया था सोशल मीडिया के ऊपर में कि बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। साथ ही जो मजदूरों को रास्ते पर पैदल चलने के लिए सरकार ने मजबूर किया था, तो उनके भी समर्थन में हमने इस प्रकार के ट्रेंड को लेकर सोशल मीडिया को आधार बनाकर अपनी ताकत को मजबूत और आवाज को बुलंद करने का काम किया है। तो वर्तमान में भी हमने जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को जलाने का जो सोशल मीडिया के ऊपर में, ट्विटर के ऊपर में ट्रेंड चलाया, वह भी काफी जबरदस्त ट्रेंड रहा, जिसके वजह से एक वातावरण जो लोगों में है ईवीएम के विरोध में, वह उन लोगों का समर्थन हमें देखते हुए नजर आया। और कल के भी हम प्रोटेस्ट की तैयारी में आज सुबह हमने एक ट्रेंड चलाया है कि डिग्री जलाओ आंदोलन के माध्यम से, अभी शायद वो ट्रेंड लिस्ट में है, चल रहा होगा वो। तो इस प्रकार से भी सोशल मीडिया का पूरा उपयोग कर हम इस आंदोलन की गति को और अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं। जी, राकेश गायकवाड़ जी, एक जैसे मोदी रोजगार दो, ये एक ट्रेंड बना था। इसके अलावा रोजगार नहीं तो सरकार नहीं, रोजगार नहीं तो सरकार नहीं, ये एक हैशटैग बहुत बड़े पैमाने पर चला। रिजाइन पीएम मोदी, ये एक हैशटैग चला। तो क्या ये हैशटैग, ये ट्रेंड आपके द्वारा, आपके ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाए गए थे? जी जी, जरूर। सबसे पहले तो मैं इसमें एक मुद्दा ऐड करना चाहूंगा कि जी, ये जो लॉकडाउन किया गया है, ये लॉकडाउन पूरी तरह असंवैधानिक है, क्योंकि दुनिया में किसी भी देश में लॉकडाउन घोषित नहीं किया गया है। भारत एक केवल मात्र एक देश है जहां पर लॉकडाउन पिछले 1 साल से लागू किया है। 1 साल के ऊपर हो गया ये लॉकडाउन चल रहा है।
और जो हमारा संवैधानिक जो मौलिक अधिकार है, सभा लेने का, कार्यक्रम लेने का, बात रखने का, उस मौलिक अधिकार को, इस उस संवैधानिक अधिकार को कहीं न कहीं सरकार द्वारा दबाया जा रहा है, उसको खत्म किया जा रहा है कलम 19 को। और इसी के चलते हमने ये प्रयास किया कि इस आंदोलन को कहीं न कहीं रुकने देना नहीं चाहिए, और इसीलिए हमने सोशल मीडिया का हमने सहारा लिया, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, जैसे कि मैंने कहा, ये ब्राह्मण बनिया मीडिया है, और ये बहुजनों की कोई भी बात, कोई भी खबर ये लोगों तक पहुंचने देना नहीं चाहती है, ब्लैकआउट करती है। तो इसीलिए सोशल मीडिया जो है ये कहीं न कहीं फ्री है अभी तक उनसे, और इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। इसीलिए सोशल मीडिया के द्वारा इस आंदोलन को ज़्यादा चलाया जा रहा है, और सोशल मीडिया पे ज़्यादातर पढ़े-लिखे युवा भी उसमें शामिल हैं। और जैसे अगर विकी सर ने जैसे बताया कि ट्विटर का जो ट्रेंड हमने चलाया, उसमें सबसे पहले 27 अप्रैल को हमने एक ट्रेंड दिया था रिज़ाइन पीएम मोदी का, जो कि लगभग 4.5 से 5 लाख ट्वीट्स उसके ऊपर दिन भर में हुए थे। जी। और बहुत सारे मीडिया ने, बहुत सारे अखबारों ने उसकी दखल ली थी। वो ट्रेंड भी भारतीय विद्यार्थी और बेरोजगार मोर्चा द्वारा चलाया गया था, और उसके बाद में और बहुत सारे ट्रेंड हम दे रहे हैं। तो इसके पीछे का ये खास मकसद है कि जो ट्विटर के ऊपर जो युवा मौजूद हैं, जो पढ़े-लिखे जो बेरोजगार हैं, उनको कहीं न कहीं जागरूक किया जाए, उनको कहीं न कहीं ये मैसेज दिया जाए कि भारतीय बेरोजगार मोर्चा या भारतीय विद्यार्थी मोर्चा ये आंदोलन चला रहा है, और इस आंदोलन में आपको सक्रिय सहभाग लेना भी चाहिए, और आपकी आवाज़ उठाने का काम भारतीय बेरोजगार मोर्चा राष्ट्रीय स्तर पर कर रहा है। तो इसीलिए उनको इस आंदोलन से जोड़ने के लिए जो पढ़े-लिखे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो उनमें ज़्यादा है, और उनमें बेरोज़गारी का प्रमाण ज़्यादा है, जो ट्विटर पे मौजूद है अभी के माहौल में। तो इसीलिए उनको इस आंदोलन से जोड़ने के लिए हमने ट्विटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। उसी के साथ-साथ जो अन्य सोशल मीडिया के जो एप्लीकेशंस हैं, जैसे फ़ेसबुक है, व्हाट्सऐप है, टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम चैनल भी हमने बनाया, और टेलीग्राम चैनल के द्वारा भी हम ये आंदोलन का जो मैसेज है, वो स्प्रेड कर रहे हैं। और बहुत सारे फ़ेसबुक पेजेज़ के द्वारा भी इस आंदोलन को बहुत बड़ी उपलब्धि मिल रही है, बहुत सारे लोग इसको शेयर कर रहे हैं। तो आने वाले समय में बेरोजगारों के खिलाफ में बहुत बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन देश में खड़ा हो सकता है, और कहीं न कहीं बेरोजगारों में अगर जागृति अगर फैल गई, तो सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ये जो बिल्कुल। वर्तमान सरकार है, ये जागृति से डरती है। ये जो वर्तमान शासन व्यवस्था है, जो ब्राह्मणी व्यवस्था है, ये जागृति से बहुत डरती है। तो इसीलिए ये जागृति ना हो, इसीलिए हो सकता है आने वाले समय में कहीं न कहीं फिर से वो कहीं जाहिरात दे दे कि इतनी लाख नौकरियाँ अभी वो उपलब्ध करा रहे हैं, इतनी सारी नौकर भर्ती निकाल रहे हैं। ऐसी जाहिरात करके वो बहलाने का काम बेरोज़गारों को कर सकते हैं आने वाले समय में, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन सोशल मीडिया द्वारा सरकार को पूरी तरह एक्सपोज़ किया गया है, और रिज़ाइन पीएम मोदी, इसमें जो युवाओं का पार्टिसिपेशन रहा है, जो 4.5 लाख ट्वीट्स हुए हैं, उससे ये पता चलता है कि ये सरकार निकम्मी है इन सारे प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए। जैसे कोरोना काल में हमने देखा इतने लाख मौतें हुई हैं, तो इसको सुलझाने के लिए सरकार कहीं न कहीं नाकाम रही है, निकम्मी रही है। बेरोज़गारी के मुद्दे को सॉल्व करने के लिए सरकार निकम्मी रही है। तो इसीलिए युवाओं में बहुत ज़्यादा इसका प्रक्षोभ है, और इसका विद्रोह जो है ये आने वाले समय में बहुत बड़े पैमाने पर हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो इसीलिए ये जो आंदोलन है ये चलाया जा रहा है, उसको बहुत ज़्यादा उपलब्धि समाज से मिल रही है। धन्यवाद। जी, आपके द्वारा मुझे भी पता नहीं था, ये आपके द्वारा ही अभी पता चला है कि आप ही वो लोग हैं जिन्होंने रिज़ाइन पीएम मोदी ये हैशटैग, उस पर हमने अलग से खबर भी बनाई थी, एक वीडियो भी हमने बनाया था कि लोग जी। पीएम मोदी का किस प्रकार क्यों इस्तीफा चाहते हैं, ये भी हमने एक वीडियो बनाया था। मुझे पता नहीं था उस वक़्त कि आप लोगों द्वारा ही ये हैशटैग चलाया जा रहा है। मुझे ये बताइए कि क्या इससे दबाव बनता है, दबाव बनाया जाता है? सरकार पर कोई दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है? अ, जी ज़रूर, जैसे विकी सर ने कहा कि लगभग 12 अपोज़िशन पार्टीज़ जो हैं, उन्होंने अभी सरकार के खिलाफ में जाकर बेरोज़गारी भत्ता देने के लिए उन्होंने एक निवेदन जो है सरकार को जारी किया है। और कहीं न कहीं बेरोज़गारी को लेकर जो देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा है, आंदोलन जो खड़ा हो चुका है, उससे कहीं न कहीं डर के ये जो है विरोधी पक्ष कहीं न कहीं जागरूक होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसका श्रेय जो है, श्रेय लेने का काम ये विरोधी पक्ष कर रहा है। और बात रही सरकार की, केंद्र सरकार की, तो जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जागृति से ये सरकार डर रही है, तो जागृति को रोकने के लिए कहीं न कहीं ये सरकार जो है ये प्रेशराइज़ हो सकती है, और कहीं न कहीं कुछ पैमाने पर क्यों ना हो, वो कहीं न कहीं नौकरियाँ मुहैया
हमारे बेरोजगारों को करा सकती है आने वाले समय में। लेकिन हमारा मकसद केवल चंद नौकरियां हासिल करना नहीं है। जो बैकलॉग जो इतने सालों से भरा नहीं है, शिक्षक भर्ती का या रेलवे भर्ती का, पुलिस भर्ती का, और जो एस्पिरेंट्स यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो स्टेट लेवल की जो स्पर्धा परीक्षाएं होती है उसकी जो तैयारियां चल रही हैं, तो उसके जितने भी बैकलॉग्स हैं वो बैकलॉग्स पूरी तरह भरे जाए, और प्राइवेटाइजेशन को खत्म करके फिर से एज इट इज जो प्रतिनिधित्व जो सरकार द्वारा दिए जाने चाहिए थे वो दिए जाए। जैसे संवैधानिक जो प्रतिनिधित्व दिया गया है एससी एसटी ओबीसी को, वो लागू किया जाए। ये सारी मांगों को लेकर हम ये आंदोलन चला रहे हैं, और कहीं ना कहीं सरकार पे इसका बहुत बड़े पैमाने पर प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, अगर देश के युवाओं को, बेरोजगारों को आपसे अगर जुड़ना है, जैसा आपने कहा कि टेलीग्राम का एक चैनल आपने बनाया है, तो क्या नाम से चैनल बनाया है ये? बेरोजगार जोड़ो अभियान। बेरोजगार जोड़ो अभियान। जोड़ो अभियान। जी जी, तो मैं एमएनटीवी के सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप बेरोजगार है और इस आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं, अगर आप छात्र है, अगर आप युवा है और इस सरकार की या सरकार की नीतियों की वजह से परेशान है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें आंदोलन करने की जरूरत है। जिस प्रकार से ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, तो हम कोशिश करेंगे कि इनका संपर्क नंबर जो है वो भी आपको मुहैया कराए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको उनका नंबर, दोनों का नंबर हम देने का प्रयास करेंगे अगर वो इजाजत देते हैं तो, जी जरूर ताकि आप लोग उनसे जुड़े, उनसे बात करें और इस आंदोलन का हिस्सा बने, क्योंकि बहुजन समाज पिछले हजारों सालों से पीड़ित रहा है, उसको अब और पीड़ित रहने की जरूरत नहीं है। आंदोलन ही, संघर्ष ही एक ऐसा रास्ता है जिसके बदौलत हम अपनी आजादी जो है वो मुकम्मल कर सकते हैं, वो हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया आप दोनों का। आप दोनों ने हमें अपने व्यस्त जीवन, जो आपका जो आंदोलन चल रहा है, जो आपका आंदोलन का प्रचार प्रसार है, उसके अलावा हमें समय दिया। आप दोनों मान्यवरों का मैं आभार व्यक्त करता हूं और ये चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप देखते रहिए एमएनटीवी। धन्यवाद।